सृष्टि कोचिंग यूट्यूब में बराबर व्यूअर का कमेंट भी आता है। कुछ लोग जो हमारे मोबाइल नंबर जानते हैं वो हमारे नंबर पर सीधा संपर्क भी करते हैं। कमेंट में हमने सुझाव मांगा था, कई लोगों ने सुझाव भी दिया है। उस सुझाव आपने दिया, इसके लिए आपको हृदय से आभार। और जो सुझाव दे रहे हैं लोग, उनके अनुसार ही कार्य मैं कर रहा हूं, उनके अनुसार ही मैं यूट्यूब भी बना रहा हूं। आज जीव विज्ञान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक उत्तक टिश्यू से जुड़ा हुआ चर्चा करेंगे, जिसमें उत्तक का परिभाषा क्या है, उत्तक कितने प्रकार का होता है, जिसको दो भाग में जंतु उत्तक और पादप उत्तक में विभाजित किया गया। इन उत्तकों का कार्य क्या है, वह करता क्या है, इसका भी चर्चा हम लोग करेंगे। छात्र परीक्षा में आते रहता है, पूरा बात मैं आपको बोर्ड पर लिख देता हूं, इसलिए कि आप अंतिम में स्क्रीनशॉट भी ले लें। क्वेश्चन का चर्चा के लिए भी बराबर छात्रों का कमेंट आ रहा है। हम धीरे धीरे सब आपके सामने आपके सुविधा और आपके उपयोग के अनुसार बनाते जा रहे हैं। अगर आपको अच्छा हमारा कार्य लग रहा है तो इसे अधिक से अधिक शेयर कर दें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट तो आप कर ही रहे हैं। आइए छात्र, यह देखिए उत्तक टिश्यू। सबसे पहली बात है कि परिभाषा उत्तक है क्या, तो उसमें आपको कोशिका सेल एक टॉपिक हमने किया है, जिसमें आपको बताया गया है कि कोशिका है क्या। तो यह कोशिका या सेल जीवों का सबसे छोटा रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। मतलब जीव जंतुओं का सबसे छोटा इकाई क्या है, तब आंसर होता है कोशिका। और इन कोशिकाओं के मिलने से निर्माण होता है उत्तक का। कोशिका के मिलने से उत्तक का निर्माण होता है। तो यहाँ परिभाषा आपको लिखा हुआ है छात्र, समान आकार एवं समान कार्य, समान आकार एवं समान कार्य करने वाले कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहा जाता है। इसका अर्थ क्या हुआ? समान कार्य, पाचन कार्य के लिए जो उत्तक उत्तरदायी है, उसका आकार श्वसन तंत्र के लिए उत्तरदायी उत्तकों से भिन्न होगा। प्रजनन तंत्र अंडाणु शुक्राणु के उत्तक से भिन्न होगा। मतलब एक कार्य करने वाले उत्तक का आकार एक होता है, जबकि भिन्न भिन्न कार्य करने वाले उत्तकों का आकार भिन्न होता है। दो क्वेश्चन हम लोग यहाँ सीधे याद करेंगे कि कोशिका का अध्ययन विज्ञान के किस शाखा में किया जाता है। तो कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी में, और उत्तकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी में। उत्तकों का अध्ययन छात्र हिस्टोलॉजी में किया जाता है। आपको जीव विज्ञान का विभिन्न शाखा और उसका अध्ययन कहाँ किया जाता है, अलग से एक यूट्यूब बना हुआ है। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं, और 2 बार 3 बार आप उसे देखेंगे तो मैं समझता हूं आपको निश्चित रूप से याद होगा, लाभ होगा। अब हम लोग आगे छात्र उत्तकों का प्रकार का चर्चा करते हैं। उत्तक का प्रकार, कि उत्तक को 2 भाग में बांटा गया, एक जंतु उत्तक और एक पादप उत्तक। जंतु उत्तक जरा देख लीजिए छात्र, जंतु उत्तक जो जंतुओं में पाया जाता है उसे जंतु उत्तक कहते हैं। और इसका पहला है आवरण उत्तक। आवरण एपिथेलियल टिश्यू। जीव विज्ञान में आपको ध्यान रखना है छात्र,
अंग्रेजी वाला चॉइस भी परीक्षा में आते रहता है। तो जो परीक्षा में आता है मैं उसका चर्चा जरूर करता हूं, क्योंकि उस पर आपको ध्यान बराबर बना कर रखना है। तो एपिथेलियल टिश्यू नाम से ही आप समझ रहे हैं, आवरण मतलब ऊपरी सतह कि कोई अंग है, उसका ऊपर का सतह और अंदर का सतह, ऊपर का और अंदर का सतह का निर्माण करने वाले ऊतकों को ही आवरण ऊतक कहते हैं। यहाँ जैसे देखिए, बाहरी अंग का बाहरी भाग और आंतरिक भाग। अब जैसे आपको आहार नाल है तो आहार नाल का बाहरी भाग आंतरिक भाग यह कौन बनाता है? आवरण ऊतक। आकार भी आता रहता है छात्र। आवरण ऊतक का आकार चपटी और स्तंभ के जैसा होता है, चपटी और स्तंभ के जैसा। फिर इस ऊतक से शरीर का कौन कौन सा अंग निर्माण होता है उसको भी हम लोग देखेंगे छात्र। तो त्वचा का बाहरी भाग, बराबर हमारा कहना है कि जो भी शब्द आपके सामने से गुजरता है उससे जुड़े हुए तमाम प्रश्नों को आपको याद उसी समय दिमाग में घुमाते रहिए छात्र। अब जैसे त्वचा है, यहाँ पर तो आता है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन है? त्वचा है। त्वचा का रंग गोरा या काला किसके कारण होता है? तो मेलानिन के कारण। मेलानिन जितना अधिक होगा त्वचा का रंग काला उतना ही अधिक होगा। एक रोग होता है सफेद रोग, जिसमें अंग पर सफेद सफेद दाग हो जाता है। वो कब होगा? जब मेलानिन का कमी होने लगता है तब। और त्वचा का अध्ययन विज्ञान के किस शाखा में किया जाता है? तब आंसर होता है डर्मेटोलॉजी। त्वचा का बाहरी भाग बनता है मुंह का ऊतक, अमाशय। अमाशय में आप जान रहे हैं भोजन 4 घंटा रहता है। अमाशय को जठर ग्रंथि भी कहा जाता है। आंत, छोटी आंत और बड़ी आंत, फेफड़ा का बाहरी भाग, यह सभी अंग जो है किस ऊतक से निर्माण होता है? तो आंसर होता है आवरण ऊतक या एपिथेलियल टिश्यू से होता है। इसके अलावा कहीं आपको कट गया, घाव निकल गया हो गया, फिर धीरे धीरे वो ठीक हो जाता है, तो घाव को भरने में भी सहायक कौन सा ऊतक है? तब आंसर होता है आवरण ऊतक। इसके अलावा हमारा जो आहार नाल है, एलिमेंट्री कैनाल। आहार नाल क्या है छात्र? आप जान रहे हैं, मनुष्य के मुख से लेकर बड़ी आंत तक जो विभिन्न पाचन अंग है उसी को आहार नाल या एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। और आहार नाल में जो हम लोग पोषक पदार्थ भोजन लेते हैं उसको अवशोषण करने का काम कौन करता है? तो आवरण ऊतक करता है। मतलब घाव को अगर भरना हो, आहार नाल में पोषक पदार्थ का अवशोषण करना है, तो यह कार्य कौन करता है? तो यह कार्य आवरण ऊतक करता है। फिर इसके बाद आइए छात्र, पेशी ऊतक, मस्कुलर टिश्यू। यहाँ भी नाम से स्पष्ट है, जैसे यहाँ आवरण था जो बाहरी सतह आंतरिक सतह का निर्माण करता है, उसी तरह से पेशी ऊतक, मस्कुलर टिश्यू। पेशी नाम है स्पष्ट, मांसपेशियों का निर्माण करता है। मांसपेशियों मस्कुलर का निर्माण का कार्य किसका है? तो पेशी ऊतक का है। और यह पेशी ऊतक जो है इसको 3 भाग में बांटा गया है पेशी ऊतक को। एक है रेखिक पेशी ऊतक, रेखिक पेशी ऊतक। कुछ छात्रों का कमेंट आया है कि बोर्ड पर लिखा हुआ है वह स्पष्ट नहीं दिखता है छात्र।
आपसे मैं कहना चाहूँगा कि जो लिखा हुआ है मैं उसका उच्चारण भी करता रहता हूँ, तो मैं समझता हूँ कि आपको सुविधा हो रहा होगा। रैखिक पेशिक ऊतक को हम लोग 2-3 नाम से जानते हैं। इसे इच्छाधीन मांसपेशियां, जो इच्छा के अनुसार कार्य करता है, इसे कंकाल पेशी भी कहते हैं। इच्छाधीन पेशी इसलिए कहते हैं छात्र कि यह इच्छा के अनुसार, मतलब मनुष्य के इच्छा के अनुसार कार्य करता है। तो यह किसका उदाहरण है? रैखिक पेशी ऊतक का उदाहरण है। और यह अंगों में गति प्रदान करता है, अंगों में गति प्रदान करता है। रैखिक पेशी ऊतक के बाद अरैखिक पेशी ऊतक, अरैखिक पेशी ऊतक। अरैखिक पेशी ऊतक, यह रैखिक क्या है? इच्छा के अधीन काम करता है। और अरैखिक क्या है? इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करता है, इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करता है। इसे इसलिए क्या कहेंगे? अनैच्छिक मांसपेशियां, अनैच्छिक मांसपेशियां। और इस तरह का ऊतक कहाँ होता है छात्र? आमाशय में, आंत में, मूत्राशय में, यहाँ पर जो है पाया जाता है। आपको अरैखिक या अनैच्छिक मांसपेशी ऊतक। इसके अलावा है हृदय पेशी ऊतक। नाम से स्पष्ट है छात्र कि हृदय पेशी ऊतक क्या करता है? तो यह हृदय के निर्माण में सहायक होता है, हृदय के निर्माण में। और फिर इसके बाद अगला हम लोग, मतलब आवरण ऊतक हो गया, पेशी ऊतक। पेशी ऊतक को 3 भाग में बांटा गया छात्र: रेखित पेशी ऊतक, अरेखित पेशी ऊतक और हृदय पेशी ऊतक। फिर इसके बाद अगला है संयोजी ऊतक, संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू। नाम से ही स्पष्ट है कि वह ऊतक जो 2 अंगों या शरीर के 2 भाग को जोड़ने का काम, संयोजी मतलब कनेक्ट करना, जोड़ने का काम करता है, उस तरह के ऊतक को संयोजी ऊतक कहते हैं। और शरीर का 30% भाग, शरीर का 30% भाग संयोजी ऊतक से बनता है, 30% भाग। और सीधा प्रश्न आपको कई बार मिलेगा छात्र कि हड्डी का निर्माण, रक्त का निर्माण किस ऊतक से होता है? तब आंसर होता है संयोजी ऊतक से। बहुत बराबर आने वाला प्रश्न है छात्र कि हड्डी का निर्माण, रक्त का निर्माण किस ऊतक से होता है? तब संयोजी ऊतक। आपने देखा जंतु ऊतक में छात्र, बार बार आपको रिपीट कर रहा हूं, आपको याद होना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। आवरण ऊतक, पेशी ऊतक 3 भाग में, संयोजी ऊतक जोड़ने का काम। अगला है तंत्रिका ऊतक, नर्वस सिस्टम। यह ऊतक किसके निर्माण में भाग लेता है? तो मस्तिष्क और मेरु रज्जु, मस्तिष्क और मेरु रज्जु का निर्माण कौन ऊतक के द्वारा छात्र? तंत्रिका ऊतक के द्वारा। और मस्तिष्क के लिए आप जानते हैं कि मस्तिष्क को चेतना का भंडार कहा जाता है, चेतना का भंडार। तंत्रिका कोशिका में जो एक ऊतक होता है उसको न्यूरॉन कहते हैं। तंत्रिका में ऊतक में जो एक कोशिका है उसको न्यूरॉन कहते हैं। जैसे आपको यहाँ कोई स्पर्श किया, स्पर्श जैसे ही होता है वैसे ही मस्तिष्क को सूचना जाता है। तो यहाँ से सूचना ले जाने का काम कौन करता है? न्यूरॉन करता है। इसीलिए न्यूरॉन को तंत्रिका, तंत्र का कार्यात्मक
इकाई फंक्शनल यूनिट कहते हैं। कार्यात्मक इकाई फंक्शनल यूनिट कहते हैं। अगला है रिप्रोडक्टिव टिश्यू, प्रजनन ऊतक। प्रजनन ऊतक का कार्य क्या है? यह जनन ऊतक जिसमें शुक्राणु और अंडाणु है, इसके निर्माण में यह सहायक होता है। हार्मोन के लिए आते रहता है छात्र कि शुक्राणु के निर्माण के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन उत्तरदायी है। तो आपने जंतु कोशिका में देखा छात्र आवरण ऊतक, फिर उसके बाद जो है यहाँ पर देखा पेशी ऊतक, संयोजी ऊतक, तंत्रिका ऊतक, प्रजनन ऊतक। अब हम लोग आते हैं छात्र पादप पर। यहाँ देखिए पादप ऊतक जो पादपों के निर्माण में सहायक होता है, और उसमें पहला कौन है? विभाज्योतक ऊतक। विभाज्योतक ऊतक नाम से ही स्पष्ट है कि वह ऊतक जो विभाजन में सहायक होता है। कोई पौधा छोटा है, धीरे धीरे वो बड़ा होता है, तो किस कारण से होता है? तो इसी विभाज्योतक ऊतक के कारण से। और सीधा प्रश्न है, पादपों में वृद्धि के लिए कौन सा ऊतक उत्तरदायी है? तो पादपों में वृद्धि के लिए विभाज्योतक ऊतक उत्तरदायी है। उसके बाद फिर हम लोग आते हैं छात्र यहाँ विभाज्योतक जो विभाजन करता है। अस्थायी ऊतक जिसमें विभाजन की क्षमता नहीं है, जिसमें विभाजन की क्षमता नहीं है, उसे क्या कहते हैं छात्र? अस्थायी ऊतक। और इस तरह के अस्थायी ऊतक को फिर कई भाग में बांटा गया है। एक करके हम लोग चर्चा करेंगे छात्र। त्वचीय या रच्छी ऊतक। अस्थायी ऊतक को बांट रहे हैं त्वचीय या रच्छी ऊतक। और यह क्या करता है? ऊतकों का रक्षा करता है। पादपों के सभी बाहरी सतह पर पाया जाता है। पादपों के बाहरी सतह पर पाया जाता है। सीधा आता है छात्र कि चना में अंकुरन, जब हम लोग चना को अंकुरित करते हैं तो उसमें से सफेद हिस्सा निकलता है, वह किस तरह का ऊतक है? आपके लिए प्रश्न खोज कर निकाला गया है छात्र, जो बराबर आता रहता है, आ सकता है। तो चना का अंकुरन के लिए कौन सा ऊतक हो जाएगा? त्वचीय ऊतक या रच्छी ऊतक। हम लोग अस्थायी ऊतक कर रहे हैं छात्र, जिसको अभी विभाजित किया गया। अगला हम लोग है संवहन ऊतक। संवहन ऊतक। संवहन ऊतक में क्या है छात्र? इसमें जो है सो इसे एक और नाम से भी जाना जाता है, जटिल ऊतक। जटिल ऊतक भी कहते हैं। और इससे निर्माण क्या होता है? बराबर ही भी आता है छात्र, जाइलम और फ्लोएम। अगर आप क्वेश्चन बैंक देख रहे हैं छात्र, तो मैं समझता हूं कि यह YouTube जरूर आपको अच्छा लग रहा होगा। क्योंकि उन तमाम प्रश्नों को आपके सामने लाया जा रहा है जो NTPC, ग्रुप डी, दरोगा, बिहार पुलिस, तमाम परीक्षा में यह सब क्वेश्चन आपको मिलता रहता है। तो त्वचीय ऊतक के बाद संवहनीय ऊतक, जिसे जटिल ऊतक भी कहते हैं, और इससे जाइलम और फ्लोएम का निर्माण होता है। जाइलम से जल और खनिज लवण प्रवाहित होता है, और फ्लोएम से क्या होता है छात्र? पत्तियों के द्वारा तैयार भोजन प्रवाहित होता है। अलग से हम लोग टॉपिक बनाए हुए हैं जाइलम फ्लोएम के बारे में,
आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं छात्र। अगला फिर एक और है भरण उत्तक। तो हम लोग स्थायी उत्तक को बांट रहे हैं। भरण उत्तक, भरण उत्तक क्या है कि पादपों के अंदर में कुछ मुलायम कोमल भाग होता है, उसका निर्माण करते हैं और तना या पत्ती के मध्य में, तना या पत्ती के मध्य में देखिएगा अंदर में बहुत मुलायम सा भाग रहता है, उसका निर्माण किस उत्तक से होता है? तो भरण उत्तक से होता है। अब आप आइए छात्र ध्यान से, सबसे पहले तो हम लोग परिभाषा का एक बार आप भी अपने दिमाग में घुमाइए कि हमने शुरू में क्या क्या देखा। तो आप देखिएगा तो आएगा सबसे पहले परिभाषा की है कि कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? तो उत्तक कहते हैं। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी में, उत्तक का अध्ययन हिस्टोलॉजी में। फिर उत्तक को कितने भाग में विभाजित किया गया है? तो उत्तक को बांटा गया जंतु कोशिका, जंतु उत्तक और पादप उत्तक। फिर जंतु उत्तक का भी विभाजन किया गया। जंतु उत्तक को यहाँ विभाजन है आवरण उत्तक, पेशी उत्तक, संयोजी उत्तक, तंत्रिका उत्तक, प्रजनन उत्तक। पादप कोशिका को दो भाग में मुख्य रूप से, एक विभाज्योत्तक उत्तक और एक अस्थायी उत्तक। फिर उसी अस्थायी उत्तक को तीन भाग में, त्वचीय उत्तक जो चना का अंकुरन बनाता है, संवहन उत्तक जाइलम फ्लोएम का निर्माण करता है और भरण उत्तक जो पत्तियों के पादपों के मुलायम भाग का निर्माण करता है। तो आपने विस्तार पूर्वक देख लिया छात्र। यदि आपको यह अच्छा लगता है तो हमारा आपसे आग्रह है, ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। आप सकारात्मक सोच के साथ अपने जीवन को अपनाइए और इसे जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। एक बार फिर से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए छात्र, तमाम प्रश्न आपके सामने आ जाएंगे। धन्यवाद।